डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर की लेसन 2 की आपकी वीडियो संख्या 2 जो है सेकंड वीडियो जो है वो आज है हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था कि किन किन विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, विचारकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम का योगदान या भूमिका, कि कैसे उन्होंने इस संस्था को स्थापित करने में पूरा जो है एक योगदान दिया। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका नाम जो है पूरा अगर आ जाए कहीं तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके बारे में, इनके पिता भी क्रांतिकारी थे, विचारों का उनका प्रभाव था। आरंभिक जो जीवन था इनका खुद का, उसमें भी हम देखते हैं तो यूरोप के जो क्रांतिकारी संघ थे उनमें ये रुचि दिखाते थे, उनमें जाना चाहते थे। 1849 में ये ब्रिटिश सेवा में आए, कंपनी की सेवा में आए, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इनकी गतिविधियां बढ़ती गई। 1870 में भारत सरकार का सचिव नियुक्त किया गया। ह्यूम के कुछ अधिकारी जो उसके समकालीन अधिकारी थे वो उसे सनकी समझते थे कि ह्यूम सनकी है। उसको धमकी भी दी गई नाथब्रुक के द्वारा, जो उस समय वायसराय थे, कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसके कारण से इनको पदावनत भी किया गया। लॉर्ड लिटन के साथ कभी इनकी ज़्यादा बनी नहीं। सेवानिवृत्त होने के बाद ये शिमला चले गए, वहीं रहकर रहने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी हम पहले ही पढ़ के आए हैं। इनके साधु संतों सदस्यों से इनका मिलना जुलना था, उनका प्रभाव इनके ऊपर था विचारों का। रिपन से बहुत अच्छे संबंध इनके रहे, और एक प्रकार से उनके गैर राजनीतिक सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे, सरकारी नहीं थे, लेकिन मिलना जुलना काफ़ी था। तो ये कुल मिलाकर ये भारत का जो राजनीतिक वातावरण था, जो परिस्थितियाँ थी, उससे परिचित थे। इनका जो प्रयास था उस समय वो यह था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, राजनीतिक संस्था जो है बनाई जाए, जो इन राजनीतिक जो वातावरण है इसको सहज कर सके। तो ऐसी राजनीतिक संस्था बनाने का इन्होंने एक प्रयास किया और उसमें ये सफल भी हुए। भारतीय नेता इस समय इस प्रकार की संस्था की तीव्र आवश्यकता महसूस कर रहे थे। भारतीय नेता भी, हम पढ़ के आए थे कि अखिल भारतीय संस्था का जो है महसूस कर रहे थे, और इस संस्था को स्थापित करने में ह्यूम ने जो है बहुत बड़ा योगदान जो है भारतीयों का किया। कलकत्ता के स्नातकों को खुला पत्र, ये हम पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि वो परिचित थे। भारत में जो असंतोष जो है लोगों में जो पनप रहा था अंग्रेजों के प्रति या व्यवस्थाओं के प्रति, तो उस असंतोष से प्रेरित हो गए थे। ह्यूम समझते थे कि ये अंग्रेजों के हित में नहीं है, जो है संतोष पनप रहा है, इससे तो व्यवस्था बिगड़ सकती है, अराजकता आ सकती है। तो इसलिए इन्होंने इस असंतोष को एक संवैधानिक दिशा, एक उचित दिशा देना उचित समझा। तो इस को दिशा देने के लिए जो है उसने जब समझा इस सारे मामले को, तो उसके दिमाग में आया कि 2 समस्याएं हैं। तो 2 समस्याएं कौन सी थी? पहली समस्या जो थी वो थी कि उन तत्वों की पहचान करना, ऐसे तत्वों की पहचान करनी है जो इस आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभा सकते हैं। वो कौन लोग थे? मध्यम वर्ग के, शिक्षित, अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोग ही थे। तो उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना था, और इसमें ये कामयाब भी रहे, ध्यान इन्हें आकर्षित कर पाए, पहचान पाए उन तत्वों को। और जो दूसरा काम था वह था कि दूसरी जो समस्या थी वो अगले पॉइंट में भी आएगा। इस पॉइंट ये पॉइंट उसी से संबंधित है कि भारत के नेताओं को भी विश्वास दिलाना है और अंग्रेजी सरकार को भी विश्वास दिलाना है कि जो है ये संस्था जो है अंग्रेजी सरकार के हित में है, लाभ में है। जो ऐसी संस्था बनेगी उससे लाभ होगा, न कि अंग्रेजों का नुकसान होगा। तो पहली बात तो ठीक है, वो ऐसे लोगों का पहचान पाए, तत्वों को आकर्षित कर पाए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र की लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे। आप लोग उच्च शिक्षित भारतीयों का एक सबसे बड़ा वर्ग है, अतएव ये स्वाभाविक है कि आप भारत में मानसिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। युवा ही थे ना, पढ़े लिखे। तो बिखरे हुए व्यक्ति चाहे जितने भी योग्य अथवा अच्छी भावना से प्रेरित क्यों न हो,
अकेले निःशक्त होते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाओ। तो इकट्ठा होने के लिए उन्होंने प्रेरित की आवश्यकता है संगठन की, संस्था की, सुनिश्चित कार्य प्रणाली की। तो ये उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने आगे क्या कहा, एक और बात कही, यदि केवल मुझे 50 सच्चे नेक व्यक्ति मिल जाए जो संस्थापक बन जाए संस्था के, तो और इसका विकास अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ज़्यादा आसानी से हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो ह्यूम ने पत्र में यह भी लिखा कि प्रत्येक राष्ट्र को केवल ऐसी ही सरकारें मिलती हैं जिसके वे पात्र होते हैं, मतलब लोग जैसे होते हैं, जैसे उनके कार्य होते हैं, उसके अनुरूप ही उनको सरकारें मिलती, इसलिए लोगों को भी कुछ आगे आना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का और जो भी बातें उन्होंने इस पत्र में लिखी, ह्यूम की जो अपील थी, अपील का लोगों पर, जो शिक्षित वर्ग था उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, मतलब शिक्षित लोगों का ध्यान करने में, आकर्षित करने में वो कामयाब होते हैं। और भारतीय नेता या जो शिक्षित वर्ग जो होता है वो इस अपील का स्वागत करते हैं और इस सारे से ध्यान आकर्षित जब करने में सफल हो जाते हैं तो प्रथम उद्देश्य उनका पूरा हो जाता है, सफल हो जाते हैं। उसमें तत्वों की पहचान वो कर ली है जो सक्रिय भूमिका निभा सकते थे और इनको सक्रिय भी करना था, ये भी एक काम था। तो कुल मिलाकर इस सारे से वो राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर पाते हैं। दूसरा मामला जो है वो है विचार विमर्श का। अब उनका दूसरा जो बिंदु था कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से विचार विमर्श किया, ब्रिटिश से, पहले ब्रिटिश से विचार विमर्श किया और फिर भारतीय नेताओं से। जो दूसरी समस्या है वो इन दोनों बिंदुओं में इस तरह से आएगी। तो उन्होंने विश्वास दिलाया अंग्रेजों को कि ऐसी संस्था से नुकसान नहीं, लाभ होगा। इसके लिए उन्होंने अगस्त से नवंबर 1885 में इंग्लैंड का दौरा किया। वहां जाकर वो लॉर्ड लिपन, लॉजी, ब्राइट, स्लेक जैसे जो बड़े अधिकारी थे जो पूरा रिटायर हो चुके थे, उन लोगों से मिले और अपने विचार का समर्थन उनसे करवाया, समझाया और इस तरह से एक समिति बना दी गई। एक समिति की स्थापना होती है, भारतीय संसदीय समिति का संगठन किया जाता है। इस समिति का उद्देश्य होता है ब्रिटिश संसद के सदस्यों में भारतीय मामलों के प्रति रुचि करना, भारतीय जो मामले थे उनके प्रति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य उनमें रुचि जागे। इसीलिए एक इंडियन टेलीग्राफिक जो यूनियन भी स्थापित की गई, संघ स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इंग्लैंड में ऐसे समाचार पत्रों को जल्दी से और ज़्यादा मात्रा में छपवाना जो भारत के संबंध में हो, ऐसे समाचार पत्रों को इंग्लैंड में विशेष रूप से छपवाना था। तो ये काम इस यूनियन ने किया। तो अंग्रेज प्रशासक कुल मिलाकर तो ऐसा सोचते थे जो ये संस्थाएं हैं, जो क्योंकि राज्यों में भी ऐसी अलग संस्थाएं बन चुकी थी, ये ब्रिटिश विरोधी हैं, ये कभी लाभ नहीं कर सकती, तो ऐसा उनका मानना था। डफरिन भी सारी बात से, डफरिन को भी अवगत कराया गया। डफरिन उस समय वायसराय थे, हालांकि सारी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, तो इसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं थी। उसने अस्थायी तौर पर तटस्थ रहा। हालांकि वो बीच में एक घटना घटती है कि जब इसका अधिवेशन होना होता है तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है बम्बई के गवर्नर को ह्यूम बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बना पाए क्योंकि बीच में जो है मना कर दिया लॉर्ड डफरिन ने। कुल मिलाकर उनकी नीति स्पष्ट नहीं थी डफरिन की, और वो उनकी नीति, उन्होंने क्या नीति अपनाई कि प्रतीक्षा करो, वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करने वाली उन्होंने नीति अपनाई। इस नीति से क्या लाभ हुआ नहीं हुआ ये तो अलग बात है, प्रतीक्षा करो और देखो कि क्या होता है। तो ये नीति उन्होंने अपनाई थी। अब लेकिन कुल मिलाकर वो विश्वास दिला पाए अंग्रेजों को शुरू एक बार, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो दूसरा जो समस्या थी उसमें एक बिंदु जो है वो हल हो जाता है। दूसरा बिंदु क्या था, भारतीय नेताओं से भी तो सहायता प्राप्त करनी थी। तो ह्यूम की जो सहानुभूति थी वो विशेष रूप से भारतीयों के प्रति थी। भारतीयों से थियोसॉफिकल सोसाइटी, अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं या सब कुछ अत्याचार उन्होंने देखे ही थे, बल्कि करने वाले लोगों में शामिल ही थे वो। ठीक है, उन्होंने नहीं किए होंगे लेकिन वो मजबूर होते थे बहुत सारी नीतियों को लेकर। तो सहानुभूति थी उनकी, और उनका विश्वास था कि अंग्रेजी प्रशासन तथा भारतीय शिक्षित वर्ग में तालमेल जरूरी है। जो प्रशासन अंग्रेजी और जो भारतीय हैं उसमें तालमेल जरूरी है, और तालमेल के लिए एक संस्था जरूरी है, और इस संस्था को बनाने हेतु भारतीय नेताओं का सहयोग जरूरी है। हालांकि अनेक प्रांतीय संगठन पहले से विद्यमान थे, हमने पढ़ा था, बम्बई एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बहुत सारे संगठन थे। तो
इन सब नेताओं से, इन सब संगठनों से पहले से ही संपर्क, अच्छा संपर्क जो था किनका था, हमारे एओ ह्यूम का था। इस संपर्क को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने काफ़ी जगह के दौरे किए। उसमें अगर हम बात करते हैं, जब पूना बात आती है कि इसके लिए वो मुंबई, पूना सब जगह गए, विचार विमर्श किया, अपने विचारों को फैलाया, समझाया लोगों को। रिपन की जब लॉर्ड रिपन की जब विदाई होनी थी उस समय वो बम्बई जाते हैं। बम्बई जाकर स्पेशली वो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, डीए वाचा से सारे देश में भी कैसे इस संगठन को फैलाया जाए, इस योजना बनाई जाए, कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन बुलाया जाए, इस संबंध में वो विचार विमर्श करते हैं। एक योजना बनती है जिससे सारे देश में राजनीतिक गतिविधियां कैसे चलनी है, इस बारे में विचार विमर्श होता है। और क्या होता है कि एक मांग पत्र तैयार किया जाए और ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष वो रखा जाए, उसमें मांग रखी जाए भारतीयों की। इसके बाद वो पूना भी जाते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के नेताओं से बात करते हैं, उनसे भी यही बात होती है। उनके एक जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि जितने भी लोग यहाँ से आएंगे, अलग अलग प्रांतों से आएंगे, तो सम्मेलन में उनके ठहराने की और सम्मेलन करवाने की जिम्मेवारी पूना सार्वजनिक सभा के सदस्यों की होगी। फिर वो कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता में भी उनके बहुत सारे अतरंग मित्र थे, और इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वहाँ पर, जिन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी थी, पहले से ही संगठन बना रखा था। तो और साथ में WC बनर्जी होते हैं, नरेंद्र नाथ सेन होते हैं। तो इन सब लोगों से स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि ये लोग सम्मेलन में भाग जरूर लेंगे। फिर वो उत्तर पश्चिम प्रांत जाते हैं, पंजाब में भी जाते हैं, वहाँ का दौरा करके वहाँ के नेताओं से बात करते हैं। इस तरह से मद्रास महाजन सभा से भी सहयोग लेने के लिए वो बात करते हैं। तो उन्होंने पूरे देश में जो है इस तरह से घूम कर जो है नेताओं का सहयोग प्राप्त किया और उनसे स्वीकृति प्राप्त कर ली कि वो सब लोग भाग लेंगे। तो ये बिंदु हुआ हमारा जो है तीसरा, कि कैसे उन्होंने शुरू में समाज को जागृत किया, विशेष रूप से कलकत्ता के स्नातकों को विचार विमर्श किया, इनसे, ब्रिटिश अधिकारियों से, फिर भारतीय नेताओं से, फिर कैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। तो एक सर्कुलर तैयार करता है, एक पत्र तैयार करता है, जो कि डफरिन को शिमला में जो है जाके दे के आते हैं। ये हुई उसमें प्रमुख बातें क्या थी कि एक ऐसा इंडियन नेशनल यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आने वाले वर्षों में समय में जो राजनीतिक गतिविधियां की जानी हैं उनके ऊपर चर्चा होगी, बहस होगी और फिर कुछ निर्णय लिए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस हर वर्ष होगी, उसमें प्रतिनिधि, राजनेता जो है प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे, अलग अलग, उन सबको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, 70 प्रतिनिधि लगभग भाग होंगे। ये ऐसी जानकारी डफरिन को पहले ही मिल जाती है। इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में लगभग सभी महत्वपूर्ण जितने संगठन थे, बम्बई प्रेस एसोसिएशन हो, चाहे पूना सार्वजनिक सभा हो, लगभग सभी के नेताओं ने भाग लिया। दिसंबर 1885 में इस संबंध में एक जन घोषणा एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है कि ऐसे ऐसे बम्बई में एक सम्मेलन होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को बाद में इन्होंने कांग्रेस का नाम दे दिया, नाम चेंज कर दिया गया। तो ये सारी गतिविधियां चल रही थी। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कितने पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11 बजे 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और ये कहाँ पर था? बम्बई में। इसका प्रथम अधिवेशन वहाँ पर होता है। ऐसे पूछा जा सकता है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 2-2 अंक में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए आप इनको कर लें। 28 स्थानों से पूरे देश से 72 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से 39 तो वकील थे, तो वकीलों का ही प्रभुत्व था। इनमें जितने नेताओं के लगभग नाम हमने ऊपर लिए वो सब थे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, DA वाचा, KT तेलंग, सुब्रमण्यम। तो ये सब लोगों ने भाग लेकर जो है इसकी जो कार्रवाई रही, इस अधिवेशन में जो कार्रवाई हुई वो पूरी तरह से अनुशासित थी, संसदीय थी, तरीके से थी, उसमें कोई उल्लंघन नहीं किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 9 प्रस्ताव पास किए गए और 2 निर्णय किए गए। वो 2 निर्णय क्या थे कि जितने प्रस्ताव पास हुए हैं
इन प्रस्तावों को जितनी भी प्रांतीय, नगरीय, छोटी या बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबसे अनुमोदित, मतलब उनसे सबसे मनवाया जाए कि ये बात है, ये विषय है, आप लोग भी इस विचार को अपना समर्थन दें, आप इसके बारे में कोई टिप्पणी अपनी करना चाहें तो करें। दूसरा था कि कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन है, सेकंड अधिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहाँ पर होगा? कलकत्ता में होगा। हर साल अधिवेशन होगा, तो वो सेकंड अधिवेशन कहाँ होने वाला है? कलकत्ता में। तो ये आपके 4 बिंदु हो गए हैं। अगली वीडियो में हम छोटे क्वेश्चन और जो थोड़ा सा आपका पाठ्यक्रम रह गया है इस पाठ का, तो वो हम कर लेंगे। 2 बिंदु विशेष रूप से आपके हैं कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की और भारतीय द्वारा कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम का सहयोग, ये तो हम पढ़ ही आए हैं वैसे तो। और कांग्रेस के उद्देश्य, 3 पॉइंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और छोटे क्वेश्चन। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी पूरी हो जाती है एक बार के लिए, और आप इस वीडियो को देखेंगे। कोई भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को क्वेरी जो भी आपकी व्हाट्सएप से या गूगल मीट का जो हमारा ऑनलाइन सेशन होता है उसमें आप ज़रूर पूछ लेंगे।